संविधान के वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग संविधान के एक भाग प्रस्तावना का थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम उसी का कुछ महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही है भारत का संविधान और उद्देशिका। इसको हम बाकायदे अच्छे से पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज केवल और केवल हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष से भारत के संविधान के प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? दो शब्द नहीं, तीन शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद करने का तरीका ये है कि एक राजनीतिक दल का नाम है सपा, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि यस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान तीन नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से दो ऑप्शन में दिया गया है। तो कब जोड़े गए थे? 1976 में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? जैसा कि हम थ्योरी पोर्शन में बताए थे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कितना प्रकार के न्याय की बात किया गया था? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस क्वेश्चन में हमको केवल स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान के प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है, मतलब कह रहा है कि प्रस्तावना में कौन सी समानता की बात की गई है? तो प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। इसमें दूसरा सही होगा। तीसरा सही होगा, वेतन की समानता का कहीं पे भी जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन सही होगा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। मतलब भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है, राजा का लड़का राजतांत्रिक व्यवस्था से चुन गया है। इसमें हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संवैधानिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख चुना जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब राज्य का अध्यक्ष, इसका मतलब कह रहा है राष्ट्रपति। राज्य के अध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है लोकतांत्रिक तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कौन सी व्यवस्था कहेंगे? गणतांत्रिक व्यवस्था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए विधिक स्वरूप का क्या मतलब होता है। अगर प्रस्तावना को आधार बना करके कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाए तो कहा जाएगा कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। अगर प्रस्तावना को आधार बना के निर्णय न दिया जाए तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना का कोई विधिक स्वरूप नहीं है। तो अभी तक प्रस्तावना को आधार न बना करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट निर्णय देती है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित शब्द को आधार बना करके कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाता, कोई भी न्याय नहीं दिया जाता। यानी इसका विधिक स्वरूप कैसा है?
नहीं है, मतलब यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, यानी कि इसका विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं लागू किया जा सकता? जजमेंट देते समय, न्याय देते समय इसको आधार बना करके हम न्याय नहीं दे सकते। तो अगर नहीं दे सकते तो उसका विधिक स्वरूप नहीं है। अगर इसके आधार पर हम न्याय देते तो कहते कि प्रस्तावना का एक विधिक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितने प्रकार की भ्रातृत्व की बात की गई है? तो 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और प्रस्तावना में एक शब्द देखेंगे, बंधुत्व की भावना। बंधुत्व को ही यहाँ पर क्या लिखा है? भ्रातृत्व। तो एक जगह बंधुत्व शब्द आएगा, उसी को यहाँ क्या कह रहा है? भ्रातृत्व। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? हम थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे थे, 2 बात बताए थे। एक बताए थे बेरूवादी बनाम संघ, कब आया था? 1960। एक बताए थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये कब आया था? केरल राज्य। अब ये दोनों बाद क्या है, इसको अच्छे से जानने के लिए आप थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इस वाद में, बेरूवादी बनाम संघवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था और कहा था जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। लेकिन ठीक 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान को भाग माना था और कहा था कि जब ये संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो इसी को आधार बनाते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 आया। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है किस बात में? तो बेरूवादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना था। अगर कल के यही क्वेश्चन पूछता कि किस बात में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था तो कौन सा आंसर होगा? केशवानंद भारती केस। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा था? कब पढ़ा जाने लगा था? 42वें संविधान संशोधन। ये यही बात कह रहा है कि कब 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा क्या बनाता? उद्देशिका बनाता। संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू आए थे और एक उद्देश्य पढ़े थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे? उद्देशिका कहते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है? नहीं है। अभी हम बताए थे कि इसका विधिक स्वरूप नहीं है, यानी प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। अभी हम पढ़े कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये कह रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन ये गलत है। ये दूसरा वाला सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी प्रस्तावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी बात है। संविधान में कोई शब्द वर्णित है तो ऐसा नहीं है कि इसमें वर्णित है तो उसको काट देगा, उसको व्याख्या करने में मदद करेगा, न कि उसको ओवरलैप करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2 और 4। 1, 2 और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, यही तो है प्रस्तावना का ही तो पूरा मूल विचार, संविधान का पूरा मूल विचार प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना ही तो पूरे संविधान में वर्णित है, तो उसका असर था। उद्देश्य का महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। संविधान का प्रस्तावना यहीं से तो स्टार्ट है, हम भारत के लोग, भारत को। आगे, राज्य के मुखिया को लोग, राज्य के मुखिया मतलब राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, इसको अगर डायरेक्ट आसान शब्दों में सोचे तो ग्राम का जो चुनाव होता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव क्या कैसे होता है? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके से क्यों होता है? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं उनको चुनने के लिए। बीटीसी का भी चुनाव हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, वो भी प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन अगर बीटीसी के द्वारा जब ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है तो क्या है, उसको जनता तो वोट नहीं देती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी बीटीसी के द्वारा वो चुने जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो राज्य का मुखिया यानी राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये ऑप्शन में क्या कहा है? प्रत्यक्ष रूप से। ये गलत आंसर होगा। तो पहला और दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर, यहाँ दो ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन दिया है। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। देखिए, जब संविधान हमारा बना, कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। अगर पूछे कि हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या करा, जब ये संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो कौन कौन से शब्द नहीं थे? हम अभी बताएं कि 3 नए शब्द कब जोड़े गए थे? 1976 में। तो 1976 में जो शब्द जोड़े गए तो स्वाभाविक सा है कि 1949 में नहीं रहे होंगे। तो कौन से शब्द 1949 में नहीं थे? सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यही कह रहा है कि जब हमारा संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को, तो क्या क्या नहीं थे? पंथ निरपेक्ष नहीं था, समाजवादी नहीं था, अखंडता था। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये कब जोड़े गए थे? 1976 में। गणराज्य था, ये शुरू से ही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात किया गया। यानी विचार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई है। जहां भी पढ़े हैं उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर्थिक स्वतंत्रता, इसका वर्णन नहीं किया गया। यानी पूछ रहा है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो किसका नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य भिन्न लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकते हैं। भिन्न लोगों के साथ मतलब असमान लोगों के साथ। ऐसा होता है ना, देखो हमारे समाज में तीन कैटेगरी होती है, जनरल वर्ग, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और सामान्य वर्ग। क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि हम जब स्वतंत्र हुए तब से एससी अनुसूचित वर्ग, ओबीसी वाले पिछड़े हैं, तो उनको मतलब ये क्या जनरल से अलग है ना, असमान है। तो असमान है, उनको समान नाले के लिए क्या करती है? भिन्न व्यवहार करती है ना, इनको आरक्षण देती है। एससी वालों के लिए अगर किसी को खाने पीने की तो राशन पता ही देती है। तो असमान लोगों को समान लाने के लिए असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करती है ना। लेकिन
अगर ओबीसी वर्ग में अगर सबको असमान व्यवहार किया जा रहा है जनरल वर्ग की तुलना में, ठीक, तो ओबीसी वर्ग में जितने लोग मौजूद हैं उनमें नहीं विभेद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का ओहदा थोड़ा ऊंचा है, किसी का जान पहचान बहुत ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा विशेष व्यवस्था किया जाएगा। ओबीसी वर्ग में जो है सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जनरल वालों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वो उनकी तुलना में असमान है, उनके समानता में लाने के लिए। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी अगर सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो समान आधार निर्मित करने के लिए असमान लोगों के साथ, यानी ओबीसी वालों को जनरल लोगों के साथ बराबरी में लाने के लिए ओबीसी वालों के साथ असमान व्यवहार करेगी, लेकिन समान लोगों में, यानी कि अगर ओबीसी वर्ग में एक नियम लागू करता है तो वो सभी के लिए समान रूप से प्रशासित की जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन का कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो इसके आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, सही बात है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही बात है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की समता, ये सारे बातें प्रस्तावना में लिखी गई है ना, प्रस्तावना में लिखी गई अर्थात संविधान में लिखी गई है, यानी ये सभी चारों सही हो गए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो देखिए हम अभी तक दो ही बात पढ़ाए थे थ्योरी वाले पोर्शन में। पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम दो वाद जिक्र किए थे, बेरुवादी बनाम संघ और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आज आप जब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं तो एक नया बात उसको पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यसार बम्बई बनाम संघ। देखिए इसको क्या है, इसको थोड़ा समझ। यसार बम्बई पहले कौन थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जब ये विवाद हो रहा था तो इसमें जानना है कि यसार बम्बई क्या है या संघ क्या? संघ क्या है? मतलब केंद्र सरकार। तो इसको समझने से पहले हम एक आर्टिकल जानेंगे, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आर्टिकल होता क्या है, लेकिन अब यहाँ पर केवल हम जानेंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहता है किसी राज्य में अगर कोई संवैधानिक संकट है या राज्य सरकार राज्य को ठीक ढंग से नहीं चला सकती है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से, कैबिनेट क्या है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, कैबिनेट की सहायता से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तब इसी पर आधारित एक कहानी है। देखिए क्या है कि यसार बम्बई जब चीफ मिनिस्टर बने थे कर्नाटक में तो अपने दल के ही लोगों से, सदस्यों से वो सरकार नहीं बना पाए थे, बाकी अन्य दूसरे दल के सहयोग से सरकार बना पाए थे। कुछ दिन सरकार चलती है लेकिन कुछ दिन के बाद अन्य दल वाले जो उसके सहयोगी दल हैं उसे अपना समर्थन पत्र वापस ले लेते हैं। तो समर्थन पत्र जब भी वापस लिया जाता है तो सिग्नेचर कर करके बाकायदे राज्यपाल को सुपुर्द किया जाता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का मुखिया होता है। तो वो सिग्नेचर कर करके राज्यपाल को दे देते हैं और राज्यपाल को दे देते हैं, यानी कि वहाँ सरकार गिर जाती है और राज्यपाल संस्तुति कर देता है राष्ट्रपति को, यहाँ संवैधानिक संकट, यहाँ सरकार नहीं चल पा रही है, मतलब बहुमत नहीं है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब कुछ दिन बीतता है तो जो उसके सहयोगी दल थे जो उसे समर्थन वापस ले लिए थे, जो सिग्नेचर करके राज्यपाल को सौंप दिए थे कि हम इनसे समर्थन वापस ले लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो जो सिग्नेचर किए थे वो फर्जी था। अब बड़ी समस्या आती है, मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या करती है? तो आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाती। कैसे रोक लगाती, क्या आधार बना के रोक लगाती? वो कहते हैं
कि प्रस्तावना में जो शब्द है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने के, यानी कि आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। इस पर रोक लगाती है किसको आधार बना करके? प्रस्तावना में वर्णित लोकतांत्रिक शब्द का, मतलब कि जनता के द्वारा सरकार चुनी गई है और पता नहीं क्या मामला है, कैसे राष्ट्रपति शासन लग जा रहा है। हाँ, जबकि हमारे संविधान में प्रस्तावना वर्णन है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और यहाँ तो जनता को कोई रोल ही नहीं है। मनमाने ढंग से राज्यपाल राष्ट्रपति को संशोधित कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है प्रस्तावना है, उसका ही मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो किसका आधार बनाता है? ये देखो क्या कर, उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी उद्देशिका को संविधान का भाग माना तभी नहीं इसके आधार पर निर्णय दिया। तो कौन सा केस था? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। हम बताए थे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना वो विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से, लेकिन उसकी जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए क्या है कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, संविधान की आत्मा कहलाता है, तो हम पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन बिना नाम के कहे, केवल ये कहे कि संविधान के कौन सा भाग आत्मा कहलाती है, तो आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? प्रस्तावना या उद्देशिका। ये हो गया ना? सत्रह तक हो गया, 18 हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है ना? भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। प्रभुता संपन्न का मतलब क्या होता है हम बड़ी अच्छे से बता चुके हैं। भारत एकल लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सब सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 3 और 4 भी होना चाहिए शायद। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, सही बात है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसमें लग रहा है कि 1, 2, 3 और 4 दोनों सही होगा। कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? देखो, गणतंत्र का उल्लेख किया गया है, समाजवादी की बात किया गया है, संप्रभु की बात किया गया है, संघात्मक व्यवस्था की बात कहीं किया गया है? कहीं नहीं किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया है? इसमें दिया है नहीं। देखो क्या हम बताए थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और कहा था कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन इस आधार पर होगा कि उसका मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, बल्कि कुछ अगर नए शब्द जोड़ने से उसकी मजबूती आ रही है तो जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर रहता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तो वो सही हो जाता। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात की गई है? कहीं नहीं किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय समाज का दर्शन नहीं है?
दर्शन में तक कल्याणकारी की बात की गई है, राजनीतिक समानता की बात की गई है, सामाजिक साम्यवादी राज्य की बात कहीं किया गया है प्रस्तावना में? तो वही समाज का दर्शन नहीं है, मतलब वही प्रस्तावना में क्या चीज़, मतलब हमारे संविधान में क्या साम्यवादी राज्य की बात कहीं नहीं की गई है, समाजवादी की बात की गई है, राजनीतिक समानता की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, लेकिन साम्यवादी राज्य की बात कहीं नहीं किया गया है। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे व्यक्ति विशेष का धर्म तो है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि हम क्या है, हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो किसमें, संविधान की किसमें बात की है? प्रस्तावना में बात की गई है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अभी भी बताया ना, भारत का राज्य का राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, व्यक्ति विशेष का धर्म होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, यानी कि वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम लोग धर्म से निरपेक्ष हैं, हम लोग मतलब धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र धर्म को नहीं मानता, हमारा देश नहीं मानता, हमारा राज्य नहीं मानता, लेकिन व्यक्ति मानते हैं, जबकि वो तो अपने देश को ही कहता है कि हम इस्लामिक हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखो, जो प्रस्तावना में चीज, मूल प्रस्तावना में जो चीज वर्णित हो क्या है, पूरे संविधान के आदर्श वाक्य वर्णित है। उसी आदर्श वाक्य को संविधान के अलग दूसरे भाग में बढ़िया से समझाया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अन्य पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें सारा चीज ये प्रस्तावना को मतलब विस्तृत रूप में समझाया गया है। तो मूल अधिकारों का अध्याय में समझाया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय में समझाया गया है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य को दें। इसमें एक ही ऑप्शन करना है, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे? सी ऑप्शन करेंगे। ठीक, इसमें अगर संविधान के पाठ में कहीं नहीं, ये गलत है, ये इसमें किया गया, इसमें किया गया, लेकिन केवल इसी में नहीं किया गया, तीनों में किया गया। तो एक ऑप्शन पे जाना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को प्रतिबिंबित करता है, वही तो आत्मा कहलाता है, वही मूल, पूरे संविधान के मूल आदर्शों को वहीं पे तो संजोया गया है, उसी के आधार पे बनाते हुए पूरे संविधान को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है? देखो, लोकतांत्रिक की बात की गई है, गणराज्य की बात की गई है, समाजवादी की बात की गया है, लोकतांत्रिक, गणराज्य समय, राजनीतिक की बात नहीं किया है। राजनीति न्याय की बात किया गया, लेकिन राजनीतिक की बात नहीं किया गया। ठीक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, लेकिन राजनीतिक की बात नहीं की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, हम लोग प्रस्तावना का थ्योरी पोर्शन इसके पहले पढ़ चुके थे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हमें नहीं लगता कि अगर बढ़िया से समझ के अगर हम इसको थ्योरी पोर्शन समझ लें तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, तब थ्योरी पढ़ने के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो और मजा आएगा करने में। बाकी हम यहाँ भी थ्योरी समझाने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, तो आप जब भी MCQ करिए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कीजिए, तो पिछला इसका थ्योरी पोर्शन आप करके आएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम लोग संविधान का और भी जो पार्ट्स हैं, जैसे संविधान के भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बारी बारी से लगातार वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।